साल 2014 में जब देश के अंदर लोकसभा चुनाव हुए थे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, इसके बाद से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बसपा बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती की चर्चा सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि उस चुनाव में बसपा ने बेहद कम जो है प्रदर्शन करते हुए और उसके बाद से लगातार अब तक देखें तो बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति से लगातार सिमटती चली गई। ऐसा ही कुछ कहा जा रहा था कि इस बार यानी कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें अगर टीएमसी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती तो वही हाल ममता बनर्जी का भी हो जाएगा जो हाल मायावती का उत्तर प्रदेश में हो गया, जो कभी वहां पर चीफ मिनिस्टर रही लेकिन आज वहां पर एक एक सीट के लिए बसपा को संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके बाद से सेम सिचुएशन बंगाल के अंदर हो गई। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के सामने एक बड़ी समस्या है, पार्टी टूटने का खतरा और सिंबल तक छिन जाने का खतरा, जो हमने शिवसेना के साथ में देखा। सेम सिचुएशन अब वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ हुआ। विश्वनाथ जी हमारे साथ में हैं, इनसे इस पूरे मामले पर डिस्कस करेंगे कि दरअसल एक पार्टी की हार, कोई हारता है कोई जीतता है, ये चीज एक अलग मैटर है, लेकिन हार के बाद अब ये पार्टी टूटने का खतरा, 50 से ज्यादा विधायकों के जाने का खतरा, अलग गुट बनाने का, ये सब दरअसल टीएमसी के साथ क्यों हो रहा है और क्या कारण है इसका? देखिए, जब बीजेपी वहाँ आई, लंबे संघर्ष के बाद बीजेपी भी आई है। बीजेपी के संघर्ष को भी आप छोटा नहीं कर सकते। दिखता भले ही 2014 से है, पर बीजेपी वहाँ आने के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रही थी। अब जो चुनाव नतीजे आए और टीएमसी 80 सीटों पे अटकी, बीजेपी 208 सीटों तक पहुंची, उसके बाद भी जो टीएमसी के जो तेवर थे वो स्ट्राइक मतलब फाइटर, ममता बनर्जी फिर से फाइटर मोड में आ गई। अब वो सड़कों पे आई। उसके अलावा प्रदर्शन, राजनीतिक हमले उन्होंने तुरंत फौरी तौर पे शुरू किए। तो अब बीजेपी को वहाँ अगर लंबा सस्टेन करना है तो जाहिर है टीएमसी को कमज़ोर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर टीएमसी कमज़ोर होगी तो ममता बनर्जी कमज़ोर होगी। तो अब वो तौर तरीके हैं जो बीजेपी के पास जो पुराना रहा है, जो महाराष्ट्र में आजमाया, कई जगहों पे उन्होंने आजमाया है, तो उसको अब लागू करने का टाइम आ चुका है और टीएमसी में इसके लिए माहौल बन रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जब माहौल बनने लगे तो बीजेपी उसको भुनाने में देर नहीं करती। तो भुनाने की बारी है, भुना रहे हैं। तो ये माहौल कौन बना रहा है और किस तरह से बताया जा रहा है जो रिपोर्ट्स यहाँ पर आ रही है कि 50 से ज्यादा विधायक? जी, ये माहौल तो उसी समय बनना शुरू हो गया था जब टीएमसी चुनाव हारी, क्योंकि बंगाल की एक मैंने कहिए कि चुनावी या राजनीतिक इतिहास रहा है कि लोग पार्टी बड़ा तेजी से बदलते हैं। अब जब बीजेपी जीती थी तो आप ग्राउंड स्तर पे तो लोग रातों रात बदल गए। 2-4 जने ये लोग ही बचे ऐसे कि वो कहेंगे हाँ जी मैं तृणमूल हूँ, नहीं तो रातों रात पलटी मार ली ग्राउंड लेवल पे। अब रही विधायकों की बात, जो विधायक वहाँ पे राजनीति समझते हैं तो उनको पता है कि उनको पहले तो ये 5 साल चलाना है इसी सरकार के भीतर, और उन्होंने जैसी राजनीति करी है, टीएमसी ने जैसी राजनीति करी है कि मतलब टीएमसी के राज में विपक्ष के विधायक होने का मतलब था कुछ नहीं है, आपके क्षेत्र में ना काम होगा, उत्तर बंगाल सूखा रहेगा क्योंकि उत्तर बंगाल से बीजेपी जीती थी। तो अब कई विधायक ऐसे हैं, उनको है कि भाई अगर सस्टेन करना है राजनीति में तो कुछ ऐसे रास्ते पे चलो जहाँ से गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे, आपका विरोध कम से कम ना हो, आप एज ए विधायक अपना काम कर सकें। तो अब ऐसा माहौल जो है तो वो उसमें ये चीज़ें सामने आई। इसके बीज कब पड़े? ममता बनर्जी अपने अंदाज से काम करती हैं, उनको तो कोई उन्होंने नेता प्रतिपक्ष, सचेतक, तमाम नाम लिस्ट आउट कर दिए, भाई ये फला फला है, ये बन गए। मगर इसी में ही वो फूट की नींव पड़ी, क्योंकि जो सिग्नेचर किए गए वो सिग्नेचर, वैसे तो उन्होंने 70 विधायकों के सिग्नेचर भेजे, पर वो सारे सिग्नेचर ओरिजिनल थे नहीं। उन्होंने कुछ ओरिजिनल सिग्नेचर थे, कुछ उन्होंने करवाए और भिजवा दिया। अब उसको बीजेपी ने पकड़ लिया, विधानसभा अध्यक्ष ने पकड़ लिया, सीआईडी जांच बिठा दी। तो चीज़ें इस तरह से ग्रिप में आने की स्थिति, कहते हैं ना ग्रिप में चले जाओगे, तो ग्रिप में चली गई हैं। उनके विधायक अब ग्रिप में चले गए हैं। और 2 जो विधायक हैं, ऋतव्रत और साहा साहब,
तो आप मान लीजिए कि ये दोनों के संदीपन साहा, ऋतुपत बनर्जी, तो ऋतुपत बनर्जी और संदीपन साहा ने पहला स्टेप लिया है और इसके पीछे पूरी तैयारी है। और आप मान लीजिए कि बीजेपी को अगर 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव जीतना है, 29 का 2029 का चुनाव जीतना है, तब तो वहाँ पे टीएमसी के 2 नहीं 3-4 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो उसी की पटकथा अभी शुरुआत हुई, तो अभी आगे चल के मुझे लिखी जो ये चीज़ें विश्वनाथ जी सामने आ रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के अलावा जो है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बहुत बड़ी नाराजगी है। उन्होंने जो पार्टी के सीनियर लीडरशिप थी उनको साइडलाइन करके और अभिषेक बनर्जी को जो है वहाँ पर प्रमोट किया गया। भले ही ममता बनर्जी की सादगी से अपना जीवन जीती हूँ, उनकी आय, उनका घर, सब कुछ बहुत सिंपल, लेकिन उनके उलट अभिषेक बनर्जी का उतना ही डबल लग्जरी, जो उनकी गाड़ी, उनके घर के आगे बैरिकेटिंग होना, जहाँ से वो निकलते हैं वो रास्ते ब्लॉक कर देना, मतलब टोटली वीआईपी कल्चर अभिषेक बनर्जी का रहता है। और ऐसे ग्राउंड में लोग ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है, इतनी नाराज़गी हमारी नहीं है जितनी नाराज़गी अभिषेक बनर्जी से है। सही बात है, आपकी जो रिपोर्ट है वो सही है। असल में आप देखिए कि अगर आप कोलकाता पहले गए हों और जो शांति निकेतन अभिषेक बनर्जी का जो घर है, वहाँ पे जो बैरिकेडिंग थी और वहाँ पे फ़ोटो लेना अलाउ नहीं था, मतलब आप जैसे ही कैमरा निकालते पुलिस वाले आपको पकड़ के ले जाते थे। ये तो सही बात है। और जब सबसे पहले आप देखेंगे चुनाव नतीजों की बात, उस शांति निकेतन के सामने खूब सारे लोग पहुंच गए, जश्न मनाया, और वहाँ पे आप अभिषेक बनर्जी का चेहरा लाया कि लोग मॉक कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि मैंने भ्रष्टाचार किया, मुझे माफ कर दो। तो अभिषेक बनर्जी ने जो कल्चर वहाँ डाला वो था दबंग स्टाइल, जिसको कहते हैं कि भाई दबंग, जो कई राजनेता कई प्रदेश में ऐसा देखा जाता है, तो दबंग स्टाइल था। मगर बंगाल में क्या कहीं भी इसको पसंद नहीं किया जाता। आप कहीं भी आप गौर करेंगे कोई इसको पसंद नहीं करता है। आप सत्ता में थे, आपके पीछे लाव लश्कर थी, पुलिस वाले थे, तमाम चीज़ें थी, आपकी दबंगई चल रही थी, सत्ता आपके इशारे पे चल रही थी। सत्ता चली गई, लोगों को कहने का मौका मिला, लोग अब अपनी बात बता रहे हैं। और बात अब चुनाव के एक उनकी टोन देखिए पूरे चुनाव में, जैसा उन्होंने अमित शाह के लिए किया कि 4 मई को के बाद देखेंगे 4 मई के 12 बजे किसका बाप दिल्ली से आता है, इस तरह के लाइन भी उन्होंने बोली है। इसके अलावा उन्होंने वो शमशान घाट बनवा देंगे इलेक्ट्रिफाइड, तो इस तरह की चीज़ें बोलना कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा ही है। और सबसे बड़ी जो बात है इसमें, जो नेता बोलते हैं, जो टीएमसी के नेता बता रहे हैं कि इन्होंने आईपैक को ही अपना भगवान मान लिया, आईपैक को ही अपना भगवान बना लिया। एग्जैक्टली, उन्हीं के फिगर से, उन्हीं के आंकड़े से, और इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी। जो कई नेता शिकायत कर रहे हैं कि मुझे अभिषेक बनर्जी से मीटिंग के लिए आईपैक से परमिशन लेनी पड़ती थी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, फिर भी नहीं मिला। मतलब कई ऐसा है कि अपॉइंटमेंट लेने के बावजूद कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि वो अपने जो चुनाव के दौरान कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो काफ़ी जो फ्रस्ट्रेशन है टीएमसी के बीच में, वो आईपैक और अभिषेक बनर्जी के कारण भी है। ये एक बहुत बड़ी गुत थी। और ये सवाल भी यहाँ पर कि ममता बनर्जी ने पूरी फ्रीडम दी थी पॉलिटिक्स में, और जब से अभिषेक बनर्जी के पास ताकत आई, उनकी जो स्टाइल चेंज हुई, उनका रहन सहन, उनका अपना जो प्रोटोकॉल थे, सो कॉल्ड प्रोटोकॉल, वो भी बहुत तगड़े थे और वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी थे। क्योंकि अब ये सब बातें क्यों आ रही, क्योंकि अब सत्ता में पार्टी नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी के ऊपर अब संकट बड़ा मंडरा रहा है, और ये लग रहा है कि दरअसल अब पार्टी जो है वो शिवसेना जैसी कगार पहुंच जाएगी। और जो ऋतुपत बनर्जी और संदीपन साहा, इनके पास 50 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अगर ऐसी स्थिति हुई तो फिर तृणमूल कांग्रेस को बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और इसके पीछे आईपैक और अभिषेक बनर्जी दो सबसे बड़े फैक्टर यहां सामने आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी जो कि पूरी तरह से आईपैक पर डिपेंड हुए, और जो लोकल कार्यकर्ता थे, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, उनका भी ये आरोप है कि आईपैक के आगे हमारी नहीं सुनी गई। इनके कहने पर सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए और उसमें से 50 से ज़्यादा विधायक जो है वो चुनाव हार गए। और इस तरह की तमाम जो चुनावी रणनीति थी उसमें आईपैक को बिल्कुल से फेल बताया। और यही कारण है कि अब जो टीएमसी के सामने सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है कि वो सत्ता तो उन्होंने खो दी, तो क्या अब पार्टी ममता बनर्जी बचा पाएंगी या नहीं बचा पाएंगी।